आज का जो सब्जेक्ट है वो माइक्रो बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट हम लोग नर्सिंग में भी देखेंगे, पैरामेडिक्स के लिए भी देखेंगे और 11th-12th में भी हम माइक्रो बायोलॉजी का पोर्शंस होता है। जैसे 11th में जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं, नीट के लिए सबसे अच्छा एनसीईआरटी है। 11th में जब आप टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी में बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स जो पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। यूकैरियोट्स में जो प्रोटिस्टा है वो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फिर हम जब डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा डिजीज जो प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। उसके बाद जब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ये सब फिर अप्लाइड में है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जो हम एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन में चाहे ह्यूमन वेलफेयर में, तो आपका चैप्टर ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। या बायोटेक्नोलॉजी जो है, तो ये भी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नया यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डीएनए में मैनिपुलेशन करके ये भी माइक्रोबायोलॉजी, ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। उसके बाद जो भी ये है कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, विटामिन है, एंजाइम्स है, माइक्रो ऑर्गेन्स का यूज करके, या जो भी सेवेज ट्रीटमेंट है, या वाटर को जो आप ये कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेन्स का यूज करके, ये भी आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। या नैनो टेक्नोलॉजी जो देखते हैं, जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑन नैनो लेवल, तो फिर उसके लिए जो हम मेजरमेंट को देखते हैं 10⁻⁹ केस में, ये भी आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। तो ये पोर्शन आपके 11th-12th के लिए है और नीट के लिए एनसीईआरटी के आप चैप्टर्स में माइक्रोबायोलॉजी को खोज सकते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि बायोलॉजी को हम टर्म्स के हिसाब से समझने का कोशिश करें, और जब हम बायोलॉजी को टर्म्स के हिसाब से समझेंगे तो उससे और ऊपर उठ जाते हैं, तो साइंस को ही हम टर्मोलॉजी के हिसाब से समझते हैं, टर्म्स के हिसाब से समझते हैं। अगर टर्म्स हमारा क्लियर है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इमेजिनेशन को बरकरार रखना है हमारे क्लास में। अगर आपका इमेजिनेशन हाई है तो आप टर्म्स का यूज जिस भी क्षेत्र में जाए, अगर टर्म्स का कॉन्सेप्ट हो गया तो उसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11th-12th के बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट किसका? फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसी को, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये जो हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट है, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, जो इसको हम कैटेगराइज करते हैं, तो एक क्या कैटेगराइज करते हैं? बहुत ही स्मॉलर लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, तो उस लेवल पे देखते हैं, तब जो हमारा टर्म आता है उस टर्म को हम माइक्रो कहते हैं। जब हम बड़े साइज में देखते हैं, बड़े शेप में देखते हैं, तो टर्म आता हमारा मैक्रो आता है। तो जब माइक्रो की बात होगी तो फिर हम एटम में चले गए, एटम की बात होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जब मैक्रो की बात होगी तो हम प्लेन का मोशन देख रहे हैं, हम मोटरसाइकिल का मोशन देख रहे हैं। तो ये दोनों में जो टर्म है, अब यही माइक्रोस्कोपिक, अगर माइक्रोस्कोपिक मोशन देख रहे हैं तब हम जाते हैं क्वांटम फिजिक्स में, हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स को। और अभी पिछले क्लास में आप लोग को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी पढ़ाया था। लेकिन जब हम लॉज ऑफ मोशन का यूज करते हैं तब हम जो जाते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, किस लेवल पे? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे।
तो ये टर्म आपका पीछा साइंस में कहीं भी नहीं छोड़ने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? जो हीट है और हीट का रिलेशन जो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ होता है, तो उसी का स्टडी करते हैं। और गैस लॉ है, गैस लॉ भी आप पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो दोनों में स्टेट देखते हैं, लेकिन गैस लॉ में जो हम स्टेट देखते हैं वो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में जो हम स्टेट देखते हैं वो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, मतलब के बल्क में देखते हैं। गैस लॉ में भी अगर इसको डिफाइन करना, आप जानते हैं प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस है। यहां भी थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल है। लेकिन डिफरेंस क्या है? गैस लॉ में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, थर्मोडायनेमिक्स में क्या? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इस तरह से जब हम बायो में इंटर करते हैं तो बायोलॉजी में हम, बायोलॉजी का मतलब ही क्या है कि लाइफ का स्टडी है, यानी कि हर उस चीज को देखते हैं जिसमें लाइफ है। मतलब किसको देखते हैं? ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को जब देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को देख रहे हैं हम, डॉग्स को देख रहे हैं, कैट को देख रहे हैं, तो ये हमको क्या है? नजर आ रहा है। नजर आ रहा है मतलब कौन सा साइज है? मैक्रोस्कोपिक साइज। और एक पैमाना होगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से क्या कम, तो वो जो कम है, जो हमको नहीं दिख रहा है या जिसको देखने के लिए नेकेड आई से हम नहीं देख रहे हैं, यानी कि जो हमको विजिबल नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता गया कि नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, जो विजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि है वो चीज और लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि आई का भी क्या है? एक रेंज है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम इक्विपमेंट यूज करते हैं या डिवाइस यूज करते हैं। वही डिवाइस हमारा माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप से हम किसको देखेंगे? तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, और उसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं, माइक्रोब्स हम सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं। सीधा बात है। अब इसको समझने के लिए हम एक चीज को क्लियर करेंगे। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एक तरफ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, पूरा ग्रुप है, और एक तरफ हमको एक एनिमल को रख लेते हैं। एनिमल में खुद ह्यूमन को रख लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक क्या है? ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। लेकिन फर्क क्या है? ह्यूमन को हम नेकेड आई से देख रहे हैं, जो विजिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा विजिबल नहीं है, लेकिन लाइफ दोनों में। अगर इसको जिस रेशियो से पढ़ना है, इसको भी हम इसी रेशियो से पढ़ सकते हैं, या कोई भी जो ग्रुप लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमको क्या करना है? क्लासिफाई करना है, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हमको नोमेनक्लेचर करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से लिखते हैं ना, जैसे प्लेग्स है, प्लेग डिजीज है। प्लेग डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यर्सिनिया पेस्टिस है। तो यर्सिनिया पेस्टिस 2 टर्म में बना हुआ है। तो ये तो नोमेनक्लेचर हुआ, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको कार्लस लिनियस ने दिया। 2 टर्म हो गया, एक जेनेरिक एपिथेट और एक स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो तीनों का जो स्टडी एक साथ करते हैं उसी को हम टेक्सोनोमी कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी क्या हो? माइक्रोबायोलॉजी में भी, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पर एक सवाल आया कि टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी इज आल्सो पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सिर्फ केस क्या होना चाहिए? जो ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी कि जो ब्रांच हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो भी ब्रांच यहाँ आएगा। तो वो यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन तो नहीं हो रहा, इसलिए उसको हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी को भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक प्योर माइक्रोबायोलॉजी और एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी को आप थ्योरेटिकल माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं।
अब इसी में क्या है कि एक टर्म है टेक्सोनोमी और एक टर्म है सिस्टेमैटिक्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमैटिक्स? तो टेक्सोनोमी में क्या है, आइडेंटिफिकेशन भी है, सिस्टेमैटिक में भी आइडेंटिफिकेशन है, स्टडी जो करते हैं। टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन है, सिस्टेमैटिक में भी क्लासिफिकेशन है। टेक्सोनोमी में भी नोमेनक्लेचर है, सिस्टेमैटिक में भी नोमेनक्लेचर है। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं जो कि टेक्सोनोमी में नहीं है, और यही डिफरेंस करता है टेक्सोनोमी और सिस्टेमैटिक्स में। क्लियर बात? अब जिस तरह से फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का भी देखते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। तो नॉर्मल फंक्शंस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होगा, तो फिजियोलॉजी यहां भी पढ़ते हैं। अब यहां पर एक जो वर्ड हम लाए जिसपे हमको थोड़ा सा चर्चा करने की जरूरत है, एक वर्ड आया यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। एक वर्ड आया यूनिसेलुलर और एक वर्ड मल्टीसेलुलर। ये वर्ड का महत्व क्या है माइक्रोबायोलॉजी में? हम लोग क्या समझते हैं कि जिस चीज को हम आंख से नहीं देख सकते हैं वो यूनिसेलुलर ही होगा, ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली या जनरली वो यूनिसेलुलर होता है, जनरली यानी कि मैक्सिमम मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ये दिमाग में रखना है, एकदम क्लियर बात। क्योंकि आंख से नहीं दिख रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन was given by R.H. Whittaker when in 1969। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक क्या हो गया हमारा मोनेरंस हो गया, एक क्या हो गया पोटिस्टा हो गया किंगडम, मोनेरंस हो गया, पोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। ये तो हम जान रहे हैं कि मोनेरंस और प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फंजाई मल्टीसेलुलर होता है, एक्सेप्ट जो हमारा क्या सैक्रोमाइसिस सर्विस जो यीस्ट है वो हमारा यूनिसेलुलर होता है। लेकिन जब हम माइक्रोबायोलॉजी में मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। जैसे फंजाई का फॉर्म है यीस्ट है और मोल्ड्स है, मोल्ड्स M फॉर मोल्ड्स, M फॉर मल्टीसेलुलर। तो किसमें आता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो यहां पर जो हम देखेंगे कि मोस्टली हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर होता है और कुछ मल्टीसेलुलर भी होता है। तो अब कुछ में जो कि हम किसको पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, मान लिया कि माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेस को पढ़ेंगे, तो हमेशा क्लासिफिकेशन जो होगा ब्रांचेस का या किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन होगा, तो आपसे कभी कोई भी ये सवाल करे कि क्लासिफिकेशन कीजिए, तो आप उससे सवाल कीजिएगा कि किस बेसिस पे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कहीं पर भी क्लासिफिकेशन पढ़ने में समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी ब्रांचेस आएंगे, कोई भी आप तुरंत समझ जाएगा कि ये किस बेसिस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं, तो बैक्टीरिया के स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। हम वायरस का स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। हम प्रोटोजोन्स का स्टडी करते हैं, प्रोटोजोलॉजी। हम फंजाई का स्टडी करते हैं, तो फंजाई के लिए एक मिनट रुकिए, फंजाई के लिए जो टर्म आता है वो होता है माइको। कहीं पर भी फंजाई टर्म होगा तो वो होगा, उसके लिए जो टर्म आता है वो होता है माइको। अगर हम लिखा माइकोलॉजी दैट मींस स्टडी ऑफ फंजाई, अगर हम लिखा फाइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ अलगा। तो ये सब जो हो गया माइक्रोबायोलॉजी का
ब्रांचेस हो गया, ये किस बेसिस पे हम कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में जा रहा है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम हेरिडिटी भी देखेंगे, वेरिएशन भी देखेंगे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स है और उसका जो ऑफ स्प्रिंग से जो कैरेक्टर मिलता है दैट इज हेरिडिटी, और जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। आपको जेनेटिक्स भी पढ़ना है। अब जैसे हम बोलेंगे हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं यहां पे कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म किसने दिया। ये माइक्रोबायोलॉजी टर्म जो दिया वो लुईस पास्चर ने दिया। माइक्रोबायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर ने जो दिया तो लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी टर्म के अलावा जो एक टर्म है एरोब्स, एरोब्स टर्म भी लुईस पास्चर ने दिया। अनएरोब्स टर्म भी लुईस पास्चर ने दिया। तो याद रखना होगा माइक्रोबायोलॉजी टर्म, एरोब्स, एनएरोब्स गिवन बाय लुईस पास्चर। अब फिर हम बताएं कि हम जिस सब्जेक्ट को देखते हैं, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये हमको एकदम दिमाग में रखना है कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम किसी चीज को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये टर्म को क्लियर करने का कोशिश करते हैं एरोब्स, तो एरोब्स किसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, किसको देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो एरोब्स के डिफिनेशन में क्या आएगा कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए, सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो, उसको हम क्या कहते हैं, एरोब्स कहते हैं। सीधा बात। अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो तो उसको एनरोब्स कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ एयर। नॉर्मली एयर में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। तो इसका मतलब कि जो एरोब्स होगा, वो जो सरवाइव करेगा, उसका जो ग्रोथ होगा, लाइफ प्रोसेसेस होगा, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो इस तरह से हम टर्म को देखते हैं कि टर्म समझने में हमको आसानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे परेशानी होता है थोड़ा बहुत, जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म क्या होता है, और हम लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर जो है कि किसी चीज का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है या उसका जो अरेंजमेंट है पूरा, वो स्ट्रक्चर को बताता है। और फॉर्म है, अगर जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप 3 डायमेंशनल कर रहे हैं तो इसको हम फॉर्म बोलते हैं। क्योंकि आप चीजों का तो जो रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड पे, आप अगर 2 डायमेंशनल वे में कर रहे हैं, जैसे इस बोर्ड पे हम किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो 2 डायमेंशनल में, दैट इज प्लेन में। और अगर 3 डायमेंशनल में करेंगे दैट मीन्स स्पेस में। ठीक है, तो 3 डायमेंशन वाले को क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे। अब जैसे लुईस पास्चर है, तो लुईस पास्चर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इनका अपना जो योगदान है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, जिसको हम आगे में देखेंगे भी। सिंपली अभी के लिए जैसे लुईस पास्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर गिव द टर्म माइक्रोबायोलॉजी एरोब्स एनारोब्स। अब इसका वर्क जो है, जैसे एंथ्रेक्स बीमारी का खोज जो बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लुईस पास्चर। और इसका वैक्सीन भी किसने तैयार किया, लुईस पास्चर ने किया। तो ये सब लुईस पास्चर का योगदान है। अब जैसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किसने किया, लुईस पास्चर ने किया, है ना। और उसके बाद फिर पास्चर का प्रोसेस भी हम देखेंगे स्टेलाइजेशन में, तो वहां पर भी, या मिल्क का जो है पोस्चराइजेशन, है ना, जो मिल्क को क्या रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। तो ये लुईस पास्चर का वर्क था माइक्रोबायोलॉजी में। और सबसे बड़ी बात
कि एंटोन वॉन लियोनहॉफ का नाम अगर माइक्रोबायोलॉजी में हम नहीं लेते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का नाम अधूरा हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत अगर किसी साइंटिस्ट से करेंगे तो वो है एंटोन वॉन लियोनहॉफ, जो हॉलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे। बड़े मतलब कि ये एक मर्चेंट बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको शौक था क्या बनाने का, लेंस तैयार करने का। ये अपने जीवन में खूब लेंस तैयार किया। इन्होंने अपना समझिए कि माइक्रोस्कोप बनाया, लेंस, और उससे वो क्या करते थे, उनका जुनून इतना था कि हर चीज को देखते थे। सलाइवा है, कहीं पे गंदा वाटर है, हर जगह वो क्या करते थे, अपने लेंस का यूज करके चीजों को देखते थे। इसीलिए इनका जो योगदान है कि माइक्रोबायोलॉजी का जो नींव पड़ा, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, तो इस पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे पहला जो है वो किसने देखा, एंटोन वॉन लियोनहॉफ ने। इसीलिए एंटोन वॉन लियोनहॉफ को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब अगर जब हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में, अगर हम बात करेंगे बायो रेमेडिएशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं क्या करने के लिए, सफाई करने के लिए, रेमेडी इलाज करने के लिए। तो किसका इलाज करने के लिए, तो इन्वायरमेंट है, जैसे इन्वायरमेंट है या इकोलॉजी है, जो हमारा फैक्टर सॉइल है, वाटर है, ठीक है। फिर हम जाते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, तो जहां जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिस जिस ब्रांच में योगदान रहेगा, वो फिर एक नया ब्रांच क्या होता है, डेवलप करके आता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज है कि हम लोग जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंजाई है, या अलगा है, एक टर्म आता है जो हम बोलते हैं कि जब देखिए, जब आप स्टडी कीजिएगा, जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना शुरू कीजिएगा, आपका अगर टर्म्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो फ्री लिविंग लिखते हैं, ये क्या, फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ, आजाद रह रहा है। तो आजाद किस चीज से रह रहा है, अलग कोना में जाके रह रहा है, कहीं पे पहाड़ पे जाके रह रहा है, नहीं। फ्री लिविंग का मतलब हुआ, इसका मतलब फ्री लिविंग का मतलब क्या है, अकेले। अब यहां से फिर इमेजिनेशन पावर को लाइए, यानी कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन भी हो सकता है, या दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इस तरह से रह रहा है इंटरैक्शन। ठीक, इंटरैक्शन में आप क्या खोजिएगा, एक पैरासाइटिक फॉर्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है वो किस फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में। अब आप जानते हैं कि पैरासाइट दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच का क्या है, इंटरैक्शन है। क्योंकि अब हम किसके बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। इस चीज को ध्यान रखना, अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो दो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो कि माइक्रो। ये देखना है कि हम किस मंच के नीचे बात कर रहे हैं। अभी हम किस मंच के नीचे बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो दो पैरासाइटिक फॉर्म का मतलब हुआ कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो, एक क्या है, होस्ट है, ठीक, एक क्या, पैरासाइट है। पैरासाइट क्या कर रहा है कि होस्ट का खाना खा रहा है, बदले में होस्ट को क्या दे रहा है, बदले में होस्ट को नुकसान कर रहा है। और उसका वजूद क्या है, जब दोनों है तो उसका वजूद है, अन्यथा नहीं, यानी कि सिंगली अपने लाइफ को नहीं गुजार रहा। तो पैरासाइटिक फॉर्म हो गया। फ्री लिविंग का मतलब हो कि जो पैरासाइटिक फॉर्म में नहीं हो, अपना उसका वजूद क्या है, अकेला, एकदम सिंपली। दूसरा मामला क्या हो सकता है कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, एक दूसरे के लिए फायदेमंद है, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, तब भी क्या, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में है,
अगर सिम्बायोटिक फॉर्म में भी नहीं, फ्री लिविंग या सेसाइल है, सेसाइल बोलते हैं कहीं पे क्या, चिपका हुआ, इमूवेबल, मूव नहीं कर सकता, रॉक है, स्टोन है, कहीं पे क्या है, फिक्स है, तो उसको क्या कहते हैं, सेसाइल है, तब भी ये फ्री लिविंग नहीं है। इसका मतलब जब हम फ्री लिविंग को डिफाइन करेंगे, मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक फॉर्म नहीं होना चाहिए, सिम्बायोटिक फॉर्म नहीं होना चाहिए, सेसाइल फॉर्म नहीं होना चाहिए।